गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में स्वागत है। आप लोगों ने मुझे अब तक बहुत ढेर सारा प्यार जो है दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैंने कुछ वीडियो और बनाई है जो संबंधित है मानचित्र के ऊपर, क्योंकि आपने कहा था कि सर मुझे और वीडियो चाहिए जिसमें मानचित्र जो है अलग अलग तरह से इम्पॉर्टेंट वाले मानचित्र बताइए। तो आज मैं आपके लिए जो मानचित्र का काम लेकर आया हूँ वो रहेगा कनिष्क के साम्राज्य का विस्तार कैसे बताएं, वो हमने सीखना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि साथ साथ आप कनिष्क के बारे में भी जान लें। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली शासक था। उसमें बहुत सारी खूबियां थी, तो पहले खूबियों के बारे में जरूर पढ़ ले ताकि हमारा ध्यान फिर पूरी तरह से जो कनिष्क के ऊपर ही जाए, उसका साम्राज्य भरते हुए। तो चलिए सबसे पहले उनकी खूबियों के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क की उपलब्धियां क्या थी? पहली उपलब्धि जो थी कि जब वो 78 ईस्वी में राजगद्दी के ऊपर बैठे। देखिए उनकी राजगद्दी के ऊपर बैठने के भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 78 से 102 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं 120 से लेकर 162 ईस्वी तक शासन किया। तो माना जाता है जब वो 78 ईस्वी में राजगद्दी के ऊपर बैठे तो उन्होंने शक संवत की जो नींव रखी थी। याद रखना, शक संवत आज भी चलता है, तो शक संवत की नीति इसके द्वारा रखी गई थी, कनिष्क के द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में। दूसरी उनकी जो उपलब्धि थी वो था कि वो कुषाण वंश के सबसे विख्यात और शक्तिशाली शासक थे, जैसे मैंने आपको कहा था। तो कनिष्क जो ने इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने बहुत सारी जगहों के ऊपर, जैसे कश्मीर, मगध, बंगाल, सिंध, उज्जैन, मालवा आदि पर जो है विजय हासिल करी थी, और यही नहीं लोगों के दिलों पर भी विजय हासिल करी थी, तो इसलिए उसको जो है याद किया। दूसरी जो उसकी विशेषता ये रही। तीसरी क्या थी कि उन्हें बौद्ध धर्म के लिए किए गए कार्यों के लिए, जिस प्रकार से अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु अपना तन मन धन लगा दिया, ठीक उसी प्रकार जो है कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को फैलाने में बहुत योगदान दिया, और इसीलिए उसे कहा जाता है दूसरा अशोक। जो कई बार पूछा जाता है कि दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, तो वो कनिष्क हुए। ठीक है। और इसके अलावा उनके ही शासनकाल में चौथी महासभा का, बौद्ध महासभा, चतुर्थ महासभा का आयोजन किया गया था, और इसी महासभा में जो है त्रिपिटक की रचना की गई थी, जो बौद्ध धर्म में विश्वकोश का नाम जिसे अर्जित किया गया है, किसे? त्रिपिटक ने। ठीक है। और इस सभा में ही एक और खास बात हुई थी कि इसमें दो शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। एक था हीनयान शाखा और एक थी महायान शाखा। थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि हीनयान शाखा जो थी वो लोग थे जो महात्मा द्वारा ठीक जो उपदेश बताए गए थे उन उपदेशों पर ही चलते। जैसे महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बाद में कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो भाषा है संस्कृत भाषा उसको नकार दिया, उसकी पवित्रता को नकार दिया था। उन्होंने जो है और भी दूसरी चीज़ों को जो हिंदू संस्कृति से संबंधित थे उन चीज़ों का नकारा था। तो यहाँ हीनयान शाखा मूर्ति पूजा का खंडन किया था, ये हीनयान शाखा का। तो ये वही लोग हैं। लेकिन महायान शाखा वो शाखा थी जिन्होंने बाद में चलकर क्या किया कि चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना ली थी। तो आज भी अगर आप बौद्ध जो अनुयायी हैं उनके मंदिरों में जाएंगे, अगर आपको मूर्तियां नजर आएंगी बहुत सारी, तो मान लेना ये कौन सी शाखा है? महायान शाखा है, जो आजकल संसार भर में विश्व विख्यात है। तो ये हुआ। फिर चौथी उनकी जो विशेषता ये थी कि उन्होंने विश्व विख्यात ग्रंथों की रचना अपने समय में, अपने शासनकाल के दौरान में करवाई थी, या उस समय विद्वानों को संरक्षण दिया, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। अमूल्य जो स्रोत उस समय के हैं जिसमें आता है अश्व घोष का बुद्ध चरित। याद रखना, अश्व घोष ने लिखी थी बुद्ध चरित, नागार्जुन ने लिखी थी माध्यमिक सूत्र, और वसुमित्र ने का जो था महाविभाष, और चरक की चरक संहिता। ये सारी किताबें किसके शासनकाल में लिखी गई? कनिष्क के शासनकाल में। और अंतिम जो विशेषता जो है इनकी ये थी कि इन्होंने जो इराक के जो पार्शियन थे उनकी ही रोम और पार्शियन की तरह ही उन्होंने जो है पहली बार उत्तम कोटि के सोने के सिक्के जो है चलाए थे। मतलब उन्होंने जो यूरोपीय लोग था उनकी बराबरी करी थी एक तरह से एशिया के लोग ने। तो कनिष्क ने जो है शुद्ध सोने के सिक्के जो है उस समय चलाए थे। तो ये सिक्के के लिए भी जाने जाते हैं कनिष्क। ठीक है, पहले सोने के सिक्के चलाए जाना। अब बात कर लेते हैं उनके साम्राज्य विस्तार की, जो आपको लिखना भी पड़ेगा। मैप वर्क भी करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो लिखने में क्या लिखना है आपने कि कनिष्क का जो साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत था। उनका जो साम्राज्य था उत्तर में कश्मीर से लेकर, लेकिन अगर आप नेट में डालेंगे, सर्च करेंगे तो पाएंगे कि कश्मीर से भी परे उनका जो है कजाकिस्तान तक जो फैला हुआ था, और चाइना तक जो है बढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे अपने किताब में जो दिया गया उसमें क्या बताया गया है कि दक्षिण में ये क्या कहाँ था
कहाँ, सॉरी दक्षिण में, उत्तर में कश्मीर से लेकर जो है, कश्मीर से, और दक्षिण में जो है ये कहाँ, विंध्याचल पर्वत। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ जो यहाँ विंध्याचल पर्वत पड़ता है इस तरह से, तो विंध्याचल पर्वत तक जो है दक्षिण में फैला हुआ था। और पूर्व में जो है ये अफगानिस्तान से लेकर, पूर्व में अफगानिस्तान से लेकर, सॉरी पूर्व में पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में जो है ये जाकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक जो है वो फैला हुआ था। फिर से बता दें, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो विंध्याचल पर्वत तक, और अगर हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में जो है वो अफगानिस्तान से लेकर जो है पूर्व में बिहार और क्या बोला मैंने, उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। इसका मतलब है कि वर्तमान जो हिंदुस्तान तो उसमें शामिल था। देखिए हिंदुस्तान किससे बन करता है, हिंदुस्तान 1947 से पहले हिंदुस्तान कहलाता था, जब वो पाकिस्तान और बांग्लादेश उसमें शामिल थे। तो हिंदुस्तान तो था ही, लेकिन इसके अलावा क्या था, कासगर, यारकंद, खोतान, हेरात, काबुल, गजनवी या कंधार, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्र जो इसी के ही अंग थे, सॉरी कुषाण राज्य के ही साम्राज्य के अंग थे। और इनकी राजधानी का नाम था पुरुषपुर। याद रखना, आधुनिक आजकल का पेशावर जो पाकिस्तान में है उसे उस समय पुरुषपुर कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद करने के बाद अब बात कर लेते हैं हम मैप कैसे भरा जाए। इस तरह से आपको मैप आएगा। देखिए सबसे पहले हम लास्ट में जो पढ़ा था वो था कि राजधानी का नाम था पुरुषपुर, तो सबसे पहले पुरुषपुर से ही शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे एक रेखा अगर हम खींचते हैं तो आगे इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक बन जाता है इस तरह से ना ये। तो इसका अगर आधा हिस्सा करें पाकिस्तान का, फिर इसके भी आधा कर लें तो यहाँ पर जो है बन जाता है आपका, और ये आ गया आपका पुरुषपुर, जिसे आज का पेशावर कहा जाता है। इस तरह से आपने भरना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का आधा कर लीजिए, और ये जो है दूसरी जगह आएगी, इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका नाम है तक्षशिला। देखिए तक्षशिला जो है वो बहुत ही विख्यात जो केंद्र रहा है। अगर पढ़ाई के मामले में करें तो उस समय के सबसे विख्यात जो है वो दूसरे नंबर का हम कह सकते हैं विश्वविद्यालय जो स्थापित था। तो ये अपने आप में देखिए, अगर हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो वो भारत था। याद रखना, हम बहुत पीछे रह गए। इतना होने के बावजूद भी पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था भारतवर्ष में, और कहाँ, ये पटना के नजदीक जो है नालंदा विश्वविद्यालय, यदि आपको याद होगा, नालंदा विश्वविद्यालय से स्थापित किया गया था। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कई बार पूछा भी जाता है। कुमारगुप्त ने इसकी जो है, प्रथम जो कुमारगुप्त थे उन्होंने जो है जो बौद्ध धर्म के स्वावलंबी थे उनके द्वारा जो इसकी स्थापना की, और बौद्ध धर्म को विशेष तरह से पढ़ने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, और विषयों की रचना भी, पढ़ाई भी यहाँ पर की जाती थी। फिर हम बात करें यहाँ पर तक्षशिला की, तो तक्षशिला भी ये विश्वविद्यालयों में से एक था। और जो तक्षशिला है, अगर आप और भी इसको थोड़ा सा गहराई में जाएं तो तक्षशिला का अगर स्थापना की बात करेंगे तो जो राम भगवान है माना जाता है, उनके जो भाई थे भरत, उनका पुत्र का नाम था तक्ष। तो तक्ष के द्वारा जो है वो 700 ईसा पूर्व में इसकी जो है इस नगर की स्थापना की गई थी तक्षशिला में। और तक्षशिला में ही आचार्य कौटिल्य भी रहे हैं। आचार्य कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे। तो इस तरह से तक्षशिला का नाम आता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ऐसे हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये दो जगह होगी, पुरुषपुर और तक्षशिला। अब आगे जितना हमने यहाँ लिया था उतना आगे बढ़े, यहाँ आ गया, यहाँ से और आगे बढ़े तो यहाँ आ गया, है ना, एक ही दिशा में। तो ये आ गया आपका अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो ये काबुल, इस तरह से आपने करना है काबुल। ये फिर आपने इस रेखा के पैरेलल जो है इस तरफ को बढ़ना है, और लगभग ये इस जगह के ऊपर, यहाँ से इतनी दूरी के ऊपर जो है एक और निशान लगाना है, और इसका नाम है हीरात। याद रखना, इसका नाम है हीरात। और हीरात के बाद आपने यहाँ पाकिस्तान के ये कुब्बड़ वाला हिस्सा देखना है इस तरह से, और ये कुब्बड़, इसके ऊपर जो है लगभग जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी पर यहाँ पर जो है वो आपने लगाना निशान। और ये निशान जो है पड़ा आपका कंधार। याद रखना, कंधार दूसरा बड़ा शहर जो है अफगानिस्तान का, कंधार। और कंधार का नाम तब जो है ज़्यादा फेमस हो गया था जब 1919 ईस्वी में जो इंडियन एयरलाइंस थी उसे जो है, जब काठमांडू से वो जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ से जो दिल्ली के लिए आ रहा था, तो बीच में जो है वो किसे हाईजैक कर लिया गया था आतंकवादी के द्वारा, और बाद में कहाँ ले जाया गया, पहले अमृतसर, फिर यहाँ उड़ाकर कंधार ले जाया गया था, जहाँ पर 8 दिन का बड़ा ड्रामा चला। और बाद में जो है वो हमें आतंकवादी जो, जैसे उनका नाम था अजहर, जैसे जो लोगों को छोड़ना पड़ा, जिसके कारण आज भी उनकी खामियों की वजह से हमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर में। तो वो अब जो अजहर है वो अभी भी अपनी आतंकवादी गतिविधियों को चला रहा है। तो इसी कंधार जगह के ऊपर उससे एयरपोर्ट को, जो एरोप्लेन था, उसे उतारा गया था। क्लियर है? तो ये हो गया कंधार। फिर से ये जगह है आपका
हम फिर से बोले तक्षशिला, ये पेशावर, पेशावर नहीं पुरुषपुर, और ये है आपका काबुल, और ये है हेरात, और ये है आपका कंधार। ठीक है, अब आएंगे भारतवर्ष में। भारतवर्ष में सबसे पहले लेंगे अब इंद्रप्रस्थ। देखिए इंद्रप्रस्थ जो है आज का आधुनिक दिल्ली को कहा जाता है। तो दिल्ली के लिए बड़ा इजी है, यहाँ से सीधे ले जाइए, इसका आधे हिस्सा कर दीजिए, आधा हिस्सा तो सीधा लीजिए। यहाँ से नेपाल से ले जाइए पैरेलल इस साइड को, है ना, इसके पैरेलल पहले ऐसे ले आया सीधा, और यहाँ से ऐसे सीधा। जहाँ ये कट गया वहाँ पर आपका जो है उससे थोड़ा सा निचली साइड के लीजिए तो आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ के बाद जो है इस तरफ को अगर आप जाएंगे, ये पड़ा आपका कौन सी जगह पड़ा, ये अगर आपको याद है उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की तरफ का बीच वाले हिस्से की तरफ ले जाएंगे, और छोटी सी दूरी के ऊपर जितना जो है, जितना पेशावर और पुरुषपुर और तक्षशिला के बीच का है उतने डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर आपने निशान लगाना, और इसके कहेंगे मेरठ। क्लियर हो गया, मेरठ, दिल्ली और मेरठ, बहुत बार बताया है मैंने ये चीज़। अब चलते हैं हमारा मथुरा की तरफ जाना, तो जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना ही आपने नीचे की तरफ आना है। यहाँ से अगर हम देखेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इस तरह से, और नीचे की तरफ आपने लगाना है, तो ये आपका पड़ जाएगा मथुरा। क्लियर है, मथुरा, इस डायरेक्शन में मथुरा, जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना ही आपने यहाँ पर लगाना है मथुरा। अब आप मथुरा के बाद चलेंगे पाटलिपुत्र। देखिए नेपाल का ये वाला हिस्सा, और ये सबसे जो है वो तंग वाला हिस्सा है। तो यहाँ से इस मोड़ के पास आपने जितना दूरी पर यहाँ से आपका कंधार है उतनी दूरी पर आपने यहाँ से नीचे की तरफ आना है, और ये आपका आ जाएगा पटना, या जिसे कह जाते हैं उस समय कहा जाता है, क्या कहा जाता था, याद कीजिए फटाफट, पाटलिपुत्र। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही है पाटलिपुत्र, तो ये पाटलिपुत्र। अब हम चलेंगे यहाँ पर सौराष्ट्र में चले जाएंगे नीचे के नज़दीक, और यहाँ पर चले जाएंगे हम मध्य प्रदेश में के लगभग जो है, गुजरात के बाद यहाँ मध्य प्रदेश आता है। तो यहाँ पर जो जगह आती है जिसका नाम है, देखिए मैं थोड़ा सा भूल रहा, उज्जैन, है ना। उज्जैन के बाद, उज्जैन कैसे करना है, यहाँ से चलना, यहाँ से नहीं, यहाँ से इस तरफ को जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतने ही आगे बढ़ना है, और अपने निशान लगाना है, और ये आ जाएगा आपका उज्जैन। क्लियर है, यहाँ से यहाँ जितना उतना यहाँ लगाना है। अब आपने जो है यहाँ से फिर आगे बढ़ना है, लेकिन इस बार आपने दिल्ली से आगे, ये दिल्ली है, दिल्ली से आगे नहीं बढ़ना है, जितना दिल्ली की तरफ जो है वो, और लेकिन इस तरफ जो ये वाला हिस्सा है उसकी तरफ जो बढ़ना है, तो यहाँ पे दिल्ली के नीचे और इस जगह के ऊपर, तो ये आ गया आपका सांची, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियां जो है उस सांची स्तूप में दफनाई गई थी। तो ये सांची जगह है। ठीक है, उसके बाद जो है सांची और ये है पाटलिपुत्र, इन दोनों का आधा करना है, और आधा आ जाएगा लगभग ये। तो ये जो हिस्सा आएगा, ये इसके जगह का नाम है कौशाम्बी। याद रखना, इसके जगह का नाम क्या है, कौशाम्बी। अब कौशाम्बी से क्या कर रहा है, इस तरफ को जो है चलना है हमने, इसी तरफ को, पहले यहाँ से भी चले थे, यहाँ से भी चले थे, तो इसी तरफ चले थे, यहाँ से भी चलते तो इस तरफ ही चलना है कौशाम्बी से भी। तो जितनी दूरी के बीच में इंद्रप्रस्थ और मेरठ के बीच उतनी दूरी के ऊपर एक निशान लगाना है आपका। और ये जो मेरठ, ये जो जगह आपकी आएगी, इसका जो नाम है वो है प्रयाग, और प्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़ना इतनी ही दूरी के ऊपर, और प्रयाग के बाद ये आ जाएगी सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, प्रयाग जहाँ पर संगम स्थल है गंगा और यमुना का, है ना। तो इस तरह से ये सारी जगहों के नाम जो है अब आपको लिखना पड़ेंगे एक एक करके। तो प्रारंभ कहाँ से किया था हमने, पुरुषपुर राजधानी से। देखिए उसको थोड़ा सा स्टार बनाकर लिखना है, करना है आपने, और बाकी आपने ऐसे ही गोले, बराबर के गोले लगाने हैं हर जगह। तो देखिए सबसे पहले नाम लिखना है, वो उसका नाम है पुरुषपुर, राजधानी का नाम क्या है, पुरुषपुर। दूसरा नाम हमने क्या किया था, ये था तक्षशिला। उसके बाद आप बताते चलिए, मैं आप जो है करता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या है, यस, ये है अफगानिस्तान की राजधानी का नाम, जिसका नाम है काबुल। बिल्कुल ठीक बोला, काबुल। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, हेरात। ये क्या है, यस, जहां पर जहाज को ले जाया गया था हिंदुस्तान के, उसका नाम था कंधार। यस, और कंधार के बाद अब यहाँ भारतवर्ष में लौटे तो यहाँ पर सबसे पहले किया गया था हमने इंद्रप्रस्थ। लेकिन भाई गलती से मेरे सबसे अंत में नाम आएगा, लेकिन याद रखना है इंद्रप्रस्थ। ये क्या है, मेरठ। तो पहले कर लेते हैं मेरठ। मेरठ के बाद अब कहाँ आए थे हम, यहाँ पर आए थे, और इसका नाम था, बिल्कुल ठीक है, मथुरा। मथुरा के बाद हम कहाँ गए थे, पाटलिपुत्र, पटना, जो बिहार की राजधानी का नाम है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये क्या है, मध्य प्रदेश में उज्जैन। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर याद होगा आपको, जिसके लिए बहुत विख्यात है महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। उज्जैन के बाद हम क्या कहते, यहाँ चले गए तो इसकी जगह था सांची। सांची का स्तूप याद होगा, महात्मा बुद्ध की अस्थियां जहाँ जो है दफनाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसका आधा हिस्सा किया था हमने पाटलिपुत्र और सांची का, और यह था कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी के बाद आ गया यहाँ पर प्रयाग, और प्रयाग के बाद आ गया आपका सारनाथ। क्लियर है, ये जगहों के नाम हमने कर दिए। क्लियर हो गया जी। अब आपने जो है वो इसके बाद सीमा निर्धारण करना है। देखिए सीमा निर्धारण करने के लिए कैसे, मैं यहाँ से पकड़ूंगा पाकिस्तान का ये हिस्सा, यहाँ से चलूंगा इस तरह से, और यहाँ इस जगह के ऊपर पहुंचूंगा, और यहाँ से
ऐसे ले जाके यहाँ इसके नज़दीक बिल्कुल, ठीक है। कैसे, यहाँ से चलूँगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा इस तरह से ऐसे और इस तरह से ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल सीधा ले जाऊँगा इस तरह से और इसके नीचे बिल्कुल इसके नीचे तक लाऊंगा, यहाँ तक। क्लियर हो गया कैसे, यहाँ से गया ऐसे 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 और यहाँ से ऐसे और ऐसे और फिर चला गया ऐसे, और फिर इतना आने के बाद मैं चले जाऊँगा इन सबको, ये जो तीनों हैं आपके कौशाम्बी, प्रयाग और सारनाथ, इनको लूँगा इस तरह से और चले जाऊंगा यहाँ पर नेपाल का इस भाग से, थोड़ा सा हिस्सा नेपाल का चले जाता है। क्लियर है, तो ये नेपाल के हिस्से इतना जो है सीखूंगा। फिर से देखिए कैसे करूँगा, इस तरह से ऐसे गया, ऐसे 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 और सीधा आया यहाँ से, और फिर कौशाम्बी, सारनाथ सभी को मिलाकर इस तरह से लिया और यहाँ तक करें। ये पहली रेखा, ये बार बार अभ्यास करने पर ही आएगी। अब दूसरी रेखा क्या करेंगे, इसको भी सीधे ऊपर 90 डिग्री तक यहाँ तक ले जाना है और यहाँ से भी सीधा ही 90 डिग्री तक यहाँ ले जाना है, क्योंकि इन सीमाओं का निर्धारण हम सही तरह से नहीं कर पाएंगे कि किस तरफ उसका साम्राज्य था, इसलिए हमने सीधे तौर पर यह कर लिया है कि लगभग इतने जगह जो उसके ऊपर उसने शासन किया। हालांकि वो यहाँ से भी परे उसकी सीमाएं थी, लेकिन इन सीमाओं का सही सही ज्ञान न होने के कारण हमने ऐसे किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब क्योंकि ये बताना भी होगा कि ये सारा जगह जो है, तो हमने कैसे लाइनें देकर जो है कई तरह से कर सकते, कोई शेड करते हैं, कोई कुछ करता है, तो मैंने लाइनें दी है, इस तरह से लाइनें देते चलिए और इस तरह से हम बता पाएंगे कि ये जो जितना भी ये क्षेत्र था, ये किसका क्षेत्र था, ये कनिष्क का साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। क्लियर है, लेकिन ख्याल रखना मेरी यहाँ लाइनें टूट नहीं रही हैं, आपने तोड़ देनी है यहाँ पे, क्योंकि नाम लिखा है इसके ऊपर लाइन नहीं आनी चाहिए, तो तोड़ते हुए आपने करनी है। जहाँ नाम है वहाँ पर लाइन नहीं आनी चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ पर आपने लाइन देनी। तो इस तरह से लाइनें देते चलिए, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पूरा जो है क्षेत्र जो है वो कनिष्क साम्राज्य था, हो गया है ना। अब कनिष्क साम्राज्य के बाद कुछ और नाम जो लिखने के लिए रह गया, ये जो जगह थी ये सिंध प्रांत था, सिंध, याद रखना इसको सिंध बोलते हैं। और यहाँ पर जो बात होती है पश्चिमी, जो हम यहाँ पर कहते थे पश्चिमी क्षत्रप, तो यहाँ पर पश्चिमी क्षत्रप वालों का जो है वो शासन था, तो यहाँ पर लिखेंगे पश्चिमी क्षत्रप। और यहाँ पर मगध का शासन था, मगध का तो हम लिखेंगे यहाँ पर मगध। क्लियर हो गया। इसके बाद हम नीचे की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर कलिंग था, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नीचे मैंने जो लिखे हैं वो है यहाँ पर चोल थे, दक्षिण भारत में यहाँ चोल थे, यहाँ चेर थे, और यहाँ पर पांड्यों का शासन उस समय हुआ करता था, ठीक है। ठीक है, क्या क्या, सिंध, पश्चिमी क्षत्रप, मगध, चोल, चेर और पांड्य। क्लियर है। अब इसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम साथ साथ जो है वो देशों के नाम भी साथ साथ में भरेंगे, कौन कौन से देश हैं। ये कौन सा है, पाकिस्तान, तो बिल्कुल आपने लिखना है पाकिस्तान। ये क्या है, अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है अफगानिस्तान। ये क्या है, चीन है, तो आप लिखेंगे चीन। ये क्या है, तिब्बत, जिसको जो है चीन ने जो हड़प कर लिया है। और उसके बाद ये क्या आया, नेपाल, तो लिखेंगे नेपाल। ये क्या है, भूटान, बिल्कुल सही है भूटान। ये क्या है, ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये क्या है, म्यांमार, बिल्कुल ठीक है, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। और नीचे हमारा एक पड़ोसी देश और बच गया जिसका नाम है श्रीलंका। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गए देशों के नाम, और इसमें भारत रह गया अभी, तो भारत भी लिख लेते हैं, ये आ गया भारत। क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। इतना करने के बाद अब हमारे पास जो क्या काम रहता है, यस अभी जो है सागर भी रह गए हैं, इस साइड को आ जाता है अरब, क्योंकि अरब के देश हैं, तो इस साइड आ गया अरब का सागर, है ना, अरब सागर। और बंगाल से ही यहाँ पर आ जाता है बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल, पश्चिम बंगाल भी आता है, ये पूरा बंगाल हुआ करता था, बड़ा फेमस जगह, इसलिए जो इसका नाम बंगाल की खाड़ी पड़ा। क्लियर हो गया। और नीचे पड़ता आपका सबसे बड़ा सागर, यह है हिंद महासागर, यहाँ हिंद कर दीजिए और यहाँ महासागर लिख लीजिए, तो ये पड़ गया पूरा नाम, अब लिख जा चुका है, ठीक है। अब जो है, अब हमने क्या करना है कि इस तरह से मैप के ऊपर आपके बॉक्स जो है ऑलरेडी बने होते हैं, चाहे वो इधर होंगे, शायद इधर दिए होते हैं ज़्यादातर, अधिकतर मेरे पास जगह यहाँ थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाए। अब पहले बॉक्स में आपने क्या करना है कि जो आपने निशान ये लगाए हैं, गोले गोले जो लगाए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये ले सकते हैं निशान पहला। तो मैंने जो गोला सबसे पहले लिया, तो गोला सा निशान यहाँ भी लगा दिया, उतना ही। और इन गोलों के द्वारा हमने क्या दर्शाया है कि मुख्य जो है वो केंद्र उस समय थे, ये मुख्य केंद्र थे, मुख्य नगर थे उस समय के, तो आप मुख्य नगर भी बोल सकते हैं और प्रमुख नगर भी बोल सकते हैं। तो आपने इस तरह से प्रमुख नगर दिखाए उस समय के, ठीक है, किसके, कनिष्क के साम्राज्य के शासनकाल के दौरान। फिर दूसरा जो है वो आपने लाइनें जो रेखाएं जो है इस तरह से, अगर ऐसे है तो ऐसे ही रेखाएं यहाँ पर भी देनी है। तो रेखाओं के द्वारा आपने क्या बताया, ये बताया कि उसका साम्राज्य विस्तार, ये पूरा साम्राज्य विस्तार है इन रेखाओं के द्वारा बताया, तो लिखेंगे हम यहाँ पे साम्राज्य विस्तार। और फिर एक और रह गया स्टार के जरिए, तो स्टार बनाएंगे आप यहाँ पर, और स्टार के जरिए हमने क्या बताया, राजधानी बताई, तो राजधानी लिखेंगे यहाँ पर राजधानी।
क्लियर है। और एक मैंने बताया था क्योंकि हमारे से एक छूट गया था इंद्रप्रस्थ, तो इसको भी लिख लेंगे हम इंद्रप्रस्थ। क्लियर हो गया। तो अब कोई भी मैप का कार्य यहाँ पर शेष नहीं बचता है, तो ये कार्य आप सारा का सारा कर पाएंगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाते हैं बड़े आसानी से। अगर आपको नहीं पता लगे बार बार आपने वीडियो को जो है वो पीछे ले जाना है और फिर करना है। पहले आपने हल्के हाथ से भरना है, फिर मिटाना है, हल्के हाथ से भरना है और फिर आपने लास्ट में अच्छे से जो इसको भरना है, अच्छे से सुंदर से करना है। याद रखना है कि ये सबसे छोटे अक्षरों में लिखना होगा, ये थोड़ा सा बड़े में, और फिर भारत जो देशों का नाम थोड़े से बड़े अक्षर में। मेरी तरह आप नकल जो है वो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हमने कनिष्क का मानचित्र तैयार कर लिया है। तो आपने हमेशा मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से मुझे देखते रहिए और लाइक करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।